फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे ऑटोकैड के अंदर यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, फिट को एमएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक फिट में कितने एमएम होते हैं, ऐसी सेंटीमीटर, ऐसी मीटर, मैट्रिक यूनिट क्या होती है, इंपीरियल यूनिट क्या होती है। इन सब कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे, किस किस यूनिट पे ड्राइंग बनाई जाती है, अगर कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो पूरा कन्वर्जन हम आज सीखने वाले हैं। और साथ में सीखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पोलर ट्रैकिंग कैसे होती है, पोलर स्नैपिंग कैसे की जाती है। इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आज ये डाउट इस वीडियो को खत्म होने तक आपके क्लियर हो जाएगा। और अगर आप प्रोफेशनली जुड़ के हमसे सीखना चाहते हैं ऑटोकैड बिल्कुल बेसिक से, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट विजिट करें एंड हमारी ऐप दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से जरूर डाउनलोड करें। सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आपकी स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक यूनिट के अंदर आता है आपका एमएम, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, और एक होती है इंपीरियल यूनिट। इसके अंदर आता है आपका फीट एंड इंचेस। अब आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए इनके कन्वर्जन का, किसमें कितना क्या होता है। ठीक है, चलो अब आप बताओगे एक फीट के अंदर कितने एमएम होते हैं? सर 300 300 एमएम। एक फीट के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं? नो आइडिया। 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर, क्या ये सही है? नहीं सॉरी सर, 30 इसके सेंटीमीटर अंदर होते हैं। 30 सेंटीमीटर। 30 होगा सर, 30। ठीक है, उसके बाद एक इंच के अंदर कितने एमएम होते हैं, पता है कुछ? 25 25 एमएम, पक्का? चलो, एक इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं? सर 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। बचपन में स्केल यूज किया है? छोटा बड़ा दोनों, ये वाले? यस सर। ठीक है, मैं बड़े वाला स्केल निकालता हूं। सही है, ये बढ़िया है, ओपन कर लेते हैं। चलो, ये वाला स्केल है। अब आपका क्या क्या होता है स्केल में? सेंटीमीटर एंड इंचेस। ठीक है, इधर वाली साइड क्या क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, और क्या है? मिलीमीटर, मिलीमीटर है। इधर वाली साइड क्या है? इंचेस, इंचेस है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। मिलीमीटर कितने हैं? ये तो एक सेंटीमीटर में ये छोटे छोटे डंडे देखोगे ना, आप काउंट करोगे तो 10 होते हैं। तो एक सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं, समझ रहे हो? इतना क्लियर है? एक सेंटीमीटर में अगर 10 एमएम हो गए तो 300 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? 300 मीटर और 300 मिलीमीटर। तो इसके अंदर पूरे 300 मिलीमीटर है। और इंचेस टोटल कितने हैं? 12। ये बड़े वाला स्केल है। इतना तो क्लियर है ना कि बड़े वाले स्केल में 12 इंचेस होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं और 300 मिलीमीटर होते हैं। इतना क्लियर है? इतने में किसी को डाउट? इतना ही क्लियर रखना है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है। बड़े वाला स्केल याद रखना है, टोटल सेंटीमीटर 30 माइंड में छिपा लो, मिलीमीटर 300 छिपा लो और इंचेस में 12 इंचेस छुपा लो। अब बताओ, कोई भी एक स्टूडेंट बताओ, हाइट कितनी है आपकी? 5 फीट 8 इंचेस। कितनी? ठीक है, अगर मैं इसके अंदर 2 इंचेस प्लस कर दूं तो आपकी कितनी हाइट हो जाएगी? 5 फीट 10 इंचेस। अगर मैं इसमें 2 इंचेस और प्लस कर दूं तो कितनी हाइट हो जाएगी? 6 फीट क्यों होगी? 5 फीट 12 इंचेस क्यों नहीं होगी?
12 inches means 1 feet. इसका मतलब 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फीट होता है। क्लियर है इतना? इसका मतलब इसके अंदर कितने इंचेस हैं? 12। इसका मतलब बड़े वाला स्केल कितने फीट का होता है? 8 feet. इतना भी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना इतना? Yes. भाई बड़े वाले स्केल में सारी यूनिट पता चल गई। भाई 30 तो सेंटीमीटर होते हैं, 300 मिलीमीटर होते हैं, 12 इंचेस होते हैं और 1 फीट होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। 1 फीट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस? 12 inches. 12 इंचेस। कितने mm? 300. 300 mm। और कितने सेंटीमीटर? 30. यही तो जानना है बस, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सारी कन्वर्जन यहीं से बनेंगी, आपको कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ रैपिड क्वेश्चन पूछूंगा, इन्हीं को देख के आपको जवाब देने हैं। ठीक है, 1 फीट में कितने mm होते हैं? 300. 300। 12 इंचेस में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितने mm होते हैं? कैसे निकालोगे? 1 इंच के अंदर 12 इंच के अंदर कितने mm हो गए? 12 इंच के अंदर हो गए 300 mm। यही है ना, 12 इंच का टोटल है ये, 300 mm टोटल हो गए ना। तो 1 इंच के अंदर कितने हो जाएंगे? 300 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू कितने हो गए? 25 mm। क्लियर है? 1 इंच में 25 mm हो गए। 1 इंच के अंदर सेंटीमीटर कितने हो गए? सिंपल है, 25 mm है तो डिवाइडेड बाई 10 कर दो, 2.5 हो गया ना, 2.5 सेंटीमीटर। या फिर 30 को डिवाइड करो 12 से तो भी 2.5 आएगा। समझ गए? 1 इंच के अंदर mm पता चल गया, 1 इंच के अंदर सेंटीमीटर पता चल गया, 1 इंच के अंदर पता चलना चाहिए। अब 1 इंच के अंदर अगर आपके 25 mm है तो ज्यादातर हमें किस इंच की जरूरत पड़ती है? वॉल की थिकनेस कितने इंच की होती है? 9 इंच की। 9 इंच के अंदर कितने mm हो जाएंगे? 25 मल्टीप्लाई बाई 9 कितने हो गए? 225 mm. 225। तो हम 225 mm लेते हैं। यहाँ पे 225 mm को राउंड फिगर करने के लिए आपने देखा होगा जब भी mm में वॉल लेते हैं तो 230 ले लेते हैं। तो ये हमने जो राउंड फिगर किया ये प्लस साइड ही क्यों किया, 220 क्यों नहीं किया? इसका भी एक रीजन है। क्यों? 1 फीट में आपने बोला कितने mm होते हैं, 300. बट एग्जैक्ट कितने होते हैं? एग्जैक्ट क्यों बोल रहा हूं? एग्जैक्ट क्यों बोल रहा हूं? ध्यान से देखो, दोनों में छोटा बड़ा है ना, कुछ आगे पीछे है। तो एग्जैक्ट का मतलब होता है 1 फीट के अंदर 304.8 mm होते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट की बात करूं, बिल्कुल ही समझ रहे हो? इसलिए मैक्सिमम साइड 230 mm कर देते हैं हम। और पार्टीशन वॉल 4.5 इंच की लेते हैं, 4.5 इंच की लेते हैं, तो इसका आधा कर देंगे। 230 का आधा कितना हो गया? 115। तो उसको हम 115 mm लेते हैं। तो यही दोनों चीजें पता होना चाहिए हमें मेनली। तो तीसरा पता होना चाहिए कि 1 फीट में अगर 300 mm होते हैं। अब ये चीज मेन है। ये चीज मेन क्यों है कि अगर 1 फीट के अंदर 300 mm हो गए तो एक छोटे से छोटा रूम कितना बड़ा होता है? कम से कम एक रूम लेंगे तो कितना बड़ा लेना चाहिए? 10 फीट बाई 10 फीट को तो कम से कम लेंगे ना, छोटे से छोटा रूम। ठीक है, 1 फीट में 300 mm तो 10 फीट के अंदर कितने mm हो गए? 3000 mm। ठीक है, और 10 फीट के अंदर सेंटीमीटर कितने हो गए? 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर। अब बताओ 1 मीटर के अंदर कितने mm होते हैं? 1000 mm होते हैं 1 मीटर के अंदर। 1000 mm का मतलब 300 300 300 निकाल दे तो 3 तो फीट हो गए ना।
तो 3 फीट कितना बचा, 3 फीट निकाल के कितना बचेगा एमएम इसके अंदर? तो 100 एमएम का फीट अगर बनाए तो कितना बनेगा इसको? 4 इंच 4 इंच के अराउंड। तो कितना हो गया? 3 फीट 3 इंचेस, 3.3 इंचेस, इतना कुछ हो गया ना। तो 1 मीटर के अंदर 3.25 फीट के अराउंड होता है। अगर 10 फीट में 300 सेंटीमीटर हो गए तो 10 फीट के अंदर मीटर कितने हो जाएंगे कम से कम? 1 फीट में 1 मीटर में 3 फीट के अराउंड होता है 3.25। समझ लो मेरी बात। 1 मीटर के अंदर 3.25 फीट होते हैं, तो 10 फीट के अंदर अराउंड 3 मीटर के अराउंड बनेगा। यस सर इतना क्लियर है सबको? कुछ इसके अंदर कोई डाउट वगैरह? नहीं। अब ध्यान से सुनो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर आपकी यूनिट फीट इंचेस में होगी तो क्लियर पता चल जाएगा ना फीट इंचेस में है। अगर आपकी यूनिट एमएम में होगी तो आपको पता है कम से कम 10 फीट का कमरा होगा और 4 डिजिट में ही डायमेंशन हो सकती है। अगर 3 डिजिट में डायमेंशन हुई तो किस में है यूनिट? वो सेंटीमीटर में। और अब कमरा 10 की जगह 20 फीट का हो जाएगा, इससे बड़ा तो एक कमरा नहीं होगा ना। 20 फीट पे 3 मीटर की जगह कितना हो जाएगा? 6 मीटर। अगर 30 फीट का भी कमरा हुआ तो 6 की जगह कितना मीटर हो जाएगा? 9 मीटर। इससे बड़ा तो कमरा नहीं होगा ना। अगर 1 डिजिट में डायमेंशन होगी तो किस यूनिट में होगी? मीटर 2 यूनिट में तो डायमेंशन है ही नहीं ना कहीं पे भी। अब चलो अपने उसके ऊपर, अब यहां पे देखो 3 डिजिट में लिखा हुआ है, क्लियर देखते ही समझ में आ रहा है किस यूनिट में होगी। सेंटीमीटर अगर मैं एमएम बोलता हूं तो 300 एमएम, सोचो 300 एमएम, 300 एमएम कुछ भी नहीं है ना, 1 फीट हो गया 300 एमएम। तो ना फिर ये मीटर में हो सकती 300 मीटर, तो ये क्या बचता है? सेंटीमीटर। समझ गए? यस अब क्लियर है आपका यूनिट कन्वर्जन? यस किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था यूनिट कन्वर्ट करना। अब सेकंड टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है देखो बताता हूं। आपने ये वाले ग्राफ यूज करे होंगे, ये वाले ग्राफ यूज किए है ना बचपन में, पढ़े होंगे। ठीक है, अब ये कौन सी एक्सिस होती है? वर्टिकल वाली। ऊपर की तरफ वाई में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। नीचे की तरफ क्या होता है वाई में? राइट में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव, और लेफ्ट में क्या होता है? एक्स नेगेटिव। ये आपने 7, 6, 8 में ही पढ़ लिए होंगे। और जहां पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं? उसके बाद किसकी वैल्यू लिखते हैं? वाई की। तो ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू होती है 0,0। ऐसे लिखा जाता है। ये ओरिजिन की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या होता है? ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? दोनों पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव एक्स होता है, पॉजिटिव वाई होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। इतना क्लियर है सबको? यस ठीक है, उसके बाद मान लो मैं आपसे पूछूं कि इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, बताओ। 5, 5। तो यहां पे आ जाएगा 5,5। ये क्वाड्रेंट हो गए। अब मैं पूछूं इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? -5 और 2। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बता देता हूं, पहले x बताना होता है,
इस वाले पॉइंट में मैं यहां से चलूंगा। बेसिकली क्या है, बिल्कुल सिंपल समझने के लिए, कि आप यहां पे खड़े हो, आपने इससे रास्ता पूछा, इसने बोला -5 2 बोल दिया, इसका मतलब पहले आपको एक्स की साइड चलना है -5, यहां पहुंचना है, फिर वाई में ऊपर की तरफ चलना है 2, तो आप यहां पहुंच जाओगे। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 30 30 का मतलब एक्स में चलना है 3, वाई में तो चलना ही नहीं, ऊपर नीचे तो वाई हो जाएगा 0। इसका मतलब एक्स वाली लाइन पे वाई हमेशा 0 रहेगा और वाई वाली लाइन पे एक्स हमेशा 0 रहेगा। तो ये चीज थोड़ी सी समझनी होती है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 हो गए एक्स के, 4 हो गए वाई के, ऐसे कोऑर्डिनेट बताने होते हैं। अब आपने जो ये कोऑर्डिनेट बताए हैं, हर बार आपने 0 से कैलकुलेट किया है ना, Yes. इसे बोलते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, हम हर, प्लीज यार किसी की साइड से बहुत तेज साउंड आ रही है, या तो वो ईयरफोन की साउंड है, कुछ तो है, प्लीज म्यूट कर ले। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम हर बार ओरिजिन से कैलकुलेट करते हैं। इसको प्रूव करते हैं ऑटोकैड की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, चलो ये वाला मैं कैड में ही ओपन कर लेता हूं, चलते हैं यहां पे। ये रहा एक आपका ग्राफ, ठीक है, इस वाले ग्राफ पे चलते हैं। इस वाले ग्राफ पे जाके यहाँ पे इसे यहां रखते हैं इसे। सर ये आपने ओपन कैसे किया है? क्या, ये तो मैंने बनाया हुआ है, अच्छा। खुद बनाया हुआ है। अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, और इसको ऐसे ओपन करके यहाँ पे रखते हैं। मान लो मैं पूछ रहा हूं इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 4 और 3, 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग नहीं, ये वाला 3 पे ही है, समझ लो, ये ऐसे है, समझ लो, ठीक है, ये ऐसे आपका, ये 3 है, ये ऐसे है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0 3, 0,3। इस वाले पॉइंट के कितने हो गए? 0,0। और इस वाले पॉइंट के कितने हो गए? 4,0। अब अगर मैं इनको मिला देता हूं तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। अब ये रेक्टेंगल मेरे को ऑटोकैड में बनाना है विद द हेल्प ऑफ सिर्फ कोऑर्डिनेट, मेरे को माउस की हेल्प नहीं लेनी, और स्टार्ट करूंगा मैं 0 0 से। तो कैसे बनाऊंगा, उसको बनाने के लिए न्यू ड्राइंग पे गया, ये बना वो ऑलरेडी यहाँ पे। ओरिजिन तो ये है ना मेरा एक्स और वाई का, तो मैं करूंगा एल एंटर फॉर लाइन। फर्स्ट है ओरिजिन 0,0, तो मैंने डाला 0,0 एंटर, तो मेरी लाइन 0,0 से स्टार्ट हो गई। अब मैं राइट चलूंगा, राइट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4,0 एंटर, तो यहां पे आप देखोगे ये 4 पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 4,3, यहां पे आ गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 0,3, नेक्स्ट पे आ गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 0,0 एंटर, एंड क्लोज हो गया आपका। अब ये रेक्टेंगल बन गया आपका इसी के अकॉर्डिंग। चलो सेम सिचुएशन दोबारा चलते हैं, इसी ग्राफ पे दोबारा चलते हैं, और अब कंडीशन अलग हो जाएगी। कंडीशन अलग क्या हो जाएगी? अभी थे इसके 4,0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट से मैं चल रहा हूंगा उसी पॉइंट को एज ए ओरिजिन मान के उसके कोऑर्डिनेट बताऊंगा। जैसे मैं यहां से चला, मान लो ऐसे, इसके यहां पे चला हूं, तो इसको, ये तो ओरिजिन है ही ओरिजिनल, कोई बात नहीं, ये तो फिर भी 4,0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अब मैं ऐसे चला, ये डायरेक्शन आ गई। अब मुझे बताओ इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे अगर मैं इसे ओरिजिन मानूं तो?
इस वाले पॉइंट 0.33 0,3 कितने बच्चों को ये समझ नहीं आया? पर मुझे नहीं। अब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे? अगर मैं यहां से ऐसे चलूं तो 0,3 थे ना? 0.3 ये समझ में आ गया? यस सर। क्यों समझ में आया? क्योंकि यहां से मैं x डायरेक्शन में चल नहीं रहा हूं तो x कितना हो जाएगा 0, y में कितना चल रहा हूं 3, तो ये ऐसे हो जाएगा। बट अगर मैं यही कोऑर्डिनेट उठा के यहां रख दूंगा, अब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, वही आएंगे ना 0,3। 0.3 यही तो मैंने किया, बस डिफरेंस ये है इसके सामने मेरे को लगाना पड़ेगा एट द रेट। एट द रेट का मतलब है कि मैं उसी पॉइंट को ओरिजिन मान के चल रहा हूं। समझ गए मेरी बात? चलो इसको उठा के दोबारा यही रखता हूं। अब इसके अगर 0.3 हुए, अगर मैं इसको उठा के यहां पे ऐसे आ जाऊं तो इस वाले पॉइंट के क्या क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? यहां से अगर मैं ऐसे चलूं तो, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से ऐसे चलना है तो इसका मतलब सबसे पहले लगा दो एट द रेट कि लास्ट वाले पॉइंट को ऐसे कोऑर्डिनेट मान के चलना है। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0.3 चलो 0,3 आपने बोला, 0,3। बट यहां से अगर मैं 0,3 करूंगा और इसको मैं ओरिजिन मानूंगा तो ध्यान से देखो, ये ओरिजिन उठाया यहां रख दिया। अब बताना क्या कोऑर्डिनेट हो गए? 0,3 कैसे हो गए? पहले x बताना होता है। 40 भी क्यों हो गए? x में तो मैं माइनस में जा रहा हूं ना। अच्छा -40 x में जब माइनस में जा रहा हूं तो -4,0 हो जाएंगे। समझ रहे हो? ये ओरिजिन मैंने वहां रख दिया, पहले था यहां पे। अगर मैं अपने ओरिजिन से यहां पे लेफ्ट में जाता, अरे भाई इसको क्या हो गया? अगर मैं अपने ओरिजिन से लेफ्ट में जाता तो मैं माइनस में जा रहा हूं ना। ये -5 है, ये -4 है। अब इसको अगर मैं ओरिजिन मान रहा हूं और लेफ्ट में जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं x में नेगेटिव जा रहा हूं ना। तो -4 कर दिया और y में तो जा नहीं रहा, वहां पे 0 हो गया। अब अगर मैं यहां से नीचे आ रहा हूं ऐसे, तो इसका मतलब पहले क्या लगाऊं? एट द रेट। x में कितना जा रहा हूं? 3 कहां जा रहा हूं x में 3? -3 कहां जा रहा हूं x में -3? अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं तो लेफ्ट या राइट गया? मैं नहीं गया ना। तो x तो कितना हो गया? 0 और y कितना हो गया? -3 -3। सिंपल सी बात है, इस कोऑर्डिनेट को उठाओ और यहां रख दो। जब आप इस कोऑर्डिनेट को उठा के यहां रखोगे तो इसका मतलब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं ना। अब समझ में आया ये चीज आपको? यस सर। समझ में तो आया होगा बट कंफ्यूजिंग लगा होगा थोड़ा सा। सिंपल है कि लास्ट वाले पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ के चलना है, ओरिजिन समझ के चलना है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बट अच्छी बात यह है ना तो आपका एब्सोल्यूट किसी काम का है और ना रिलेटिव किसी काम का है। दोनों ही किसी काम के नहीं और कहीं यूज नहीं करोगे आप इसे। यूज किसे करोगे? जो अभी मैं बताने वाला हूं। चलो सेम रेक्टेंगल दोबारा बनाते हैं। ठीक है, यही रेक्टेंगल दोबारा बनाते हैं, यहां से ये, या फिर एक सेकेंड, ये वाला, यहां से यही रेक्टेंगल दोबारा क्रिएट करते हैं। अब भूल जाओ एक्स और वाई, आप सिर्फ एक चीज याद रखो, वो है डायरेक्शन। डी यूज किया ना। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? 90 डिग्री। इधर कौन सी होती है? 180। 180 इधर कौन सी होती है? 0 या 360। 0 और नीचे कौन सी होती है? 270 270। कभी भी हमें कहीं से किसी भी पॉइंट से एंगल लेना होता है, किसी भी पॉइंट से, तो हम अपने डी को कैसे रखते हैं? ऐसे ही रखते हैं ना हर बार। यहां से लेना होगा, मान लो अगर मैं यहां से अगर लेता हूं एंगल ऐसे 30 डिग्री पे तो भी ऐसे लूंगा। अगर मैं इसको यहां से एंगल लेना हुआ 30 के बाद तो भी मैं 90 लेना तो ऐसे लूंगा।
तो हर बार जो आपका एंगल होता है, जो आपका बी होता है, वो एक ही डायरेक्शन में रहता है ना हाँ हर बार। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को सिर्फ बताना है डिस्टेंस कितना है और एंगल कितना है। अगर मैं इस वाले पॉइंट से इधर की तरफ चलूं, फॉर्मूला वही, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। एट द रेट बताना है आपको, पहले डिस्टेंस, फिर एंगल का साइन लगाना है, फिर एंगल बताना है। तो सबसे पहले यहां से अगर मैं इधर चल रहा हूं तो आप बोलो एट द रेट, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 4, और एंगल कितना है, 0 0। बता चुका हूं ना ये मैं पहले। हाँ ठीक है, यहां से ऊपर जाना है, डिस्टेंस कितना है, 3 3, एंगल कितना है, 90 90 डिग्री। सिंपल। इधर से इधर जाना है, डिस्टेंस कितना है, -3, कुछ नहीं होगा। कितना है डिस्टेंस, 3, एंगल कितना है, 180 डिग्री। यहां से नीचे जाना है, डिस्टेंस कितना है, नहीं ये 3 नहीं होगा, ये 4 है। यहां से यहां तक ये 4 है ना, ये देखो ना नीचे, और यहां से यहां तक नीचे तक आओगे तो एट द रेट 3, एंगल नीचे आ रहे तो कितना हो गया, 270 डिग्री। 270 ऐसे करना है। इसे बोलते हैं कौन सा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट्स ये है जो सबसे ज्यादा यूज होगा, जो मैं आपको यूज करवा के भी दिखा चुका हूं। अब ये यूज कहां पे होगा, बुक के अंदर एक वो स्टार बने हुए थे ना आपके, स्टार मैंने बताए हैं अभी तक आपको, ये वाले दोनों नहीं बताए ना, नहीं ठीक है। अब ये दोनों स्टार बनाने हैं मेरे को। कैसे बनेंगे दोनों स्टार, पहले वाले स्टार में गिवन है एक चीज, ध्यान से सुनो अब और मेरे को बताओ, जो मैं पूछूं ध्यान से। यहां से मैं चला राइट की साइड, डिस्टेंस कितना है, 30 एंगल कितना है, एंगल कितना है, 60 को छोड़ दो, ये एंगल डी यहां पे रखोगे, डी से राइट साइड जा रहे हो, कितने डिग्री की तरफ जा रहे हो, 0। ठीक है, हर एक यहां पे लिखा हुआ है 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री का मतलब है हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, मतलब 60 का मल्टीपल होगा। मतलब 60 का मल्टीपल कितना होगा, 60 + 60 कितना होता है, 120 इसको भी समझाता हूं। ऐसे है आपका, दिस इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। एक सेकेंड, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 0, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया। ध्यान से समझ लेना, एक एंगल आपका होगा 60 डिग्री का, 60 + 60 कितना होता है, 120 एक अगला होगा 120, 120 + 60 180 + 60 240, 240 + 60 300 + 60 360, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, 0। जो आपका 60 डिग्री का एंगल होगा वो इस वाले पॉइंट से ऐसे आएगा ना, yes 120 कैसे आएगा, 180 लेफ्ट जाएगा, 240 यहां पे आएगा कहीं पे, 300 यहां पे आएगा कहीं पे, और 360 राइट में आएगा। यही है, इधर 60 है, इधर 120 है, इधर आपका 240 है, और इधर आपका 300 है। अब मुझे बताओ, क्वाड्रेंट अगर मेरी लाइन ऐसे गई क्वाड्रेंट 1 की तरफ, क्वाड्रेंट 1 का मतलब है मेरी लाइन अगर ऐसे जा रही है, ऐसे, तो यहां से ऐसे जा रही है, यहां से ऐसे जा रही है, तो कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रही है, क्वाड्रेंट 1 में कितने डिग्री का एंगल है, 60 तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। कैसे पता, ये टोटल एंगल कितना हो गया, 180 180 का एंगल हो गया।
इसमें ये कितने डिग्री का एंगल हो गया 60. 60. और ये कितना हो गया 120। तो हमें एंगल कहां से देखने होते हैं, 0 से। Yes. ऐसे हमें देखना है। यहां से अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो कौन से क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा हूं, 4. किस क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा हूं, 4 में। 4 क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का एंगल है 300. 300 का। राइट जा रहा हूं तो कौन से डिग्री का उसमें जा रहा हूं, कौन से क्वाड्रेंट पे, 0. क्वाड्रेंट कोई नहीं है, 0 की तरफ जा रहा हूं। ऐसे जा रहा हूं तो कौन से एंगल की तरफ जा रहा हूं 240. 240। अगर ऐसे जा रहा हूं तो 300. 300। ऐसे जा रहा हूं तो 180. 180। उसके बाद 240. उसके बाद 320. 120। उसके बाद 180. 180। यहां से इधर जा रहा हूं तो 60. 60 और यहां से इधर जा रहा हूं तो 120. 120। क्लियर है। इसी चीज से अब यहां पे क्रिएट करते हैं। चलो यहां पे चलते हैं और क्रिएट करते हैं। इसको मेरे को 1 मिनट हटाना होगा। इसी को ध्यान में रख के अब जो आप देना, यहां से मैंने लिया लाइन एल एंटर, ये मेरे को चलना है यहाँ पे 30 एंटर। हाँ 30 एंटर किया, यहाँ पे जाओ 1 सेकेंड 30। अब इसको मैं जल्दी करके बताऊंगा, दूसरी क्लास का टाइम होने वाला है। उसके बाद मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, कौन सा, एट द रेट के बाद डिस्टेंस कितना बताना है। डिस्टेंस कितना है 30, एंगल कितना है, मैं यहां से स्टार्ट हुआ हूं, ठीक है, और यहां तक पहुंच चुका हूं, 30 का लगा चुका हूं, यहां से ऐसे जाना है, तो एंगल कितने का है 60. 60 एंटर। एट द रेट 30 एंगल कितना है नेक्स्ट, जल्दी 300. 300। एट द रेट 30 एंगल कितने हैं 0. 240। 240. नहीं 240 नहीं है, 0 था, 0. नहीं 0 0 0 था। एट द रेट 30 एंगल 0। नेक्स्ट एंगल एट द रेट 30 एंगल कितना 240. 240। एड अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब बताना एट द रेट 30 एंगल कितना 240. आ गया ना, एकदम से कंफ्यूजन। 300. 300 की तरफ जा रहा है। 300. एट द रेट 30 एंगल कितना 180. 180। एट द रेट 30 एंगल कितना 240. 240। एट द रेट 30 एंगल कितना 120. 120। एट द रेट 30 एंगल कितना 180. 180। एट द रेट 30 एंगल 60. 60 और एट द रेट 30 एंगल 120. 120 एंड आपका बन के रेट। क्लियर है, ये आपका पूरा बन के रेट। देखने में तो लग रहा है ना, अरे यार बड़ा टफ था, चलो इसको बहुत आसान कर देते हैं। नीचे जाओ, पोलर ट्रैकिंग पे ऑन कर दो और राइट क्लिक करके 30 डिग्री का यहाँ पे ट्रैकिंग सेटिंग पे जाओ और 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे डाल दो इंक्रीमेंट एंगल में। अब कुछ नहीं करना, एल एंटर करो यहां, अब ये अपने आप ही 60 डिग्री के एंगल पे स्नैप करेगा। राइट में जाओ 30 एंटर, 60 डिग्री पे स्नैप करो 30 एंटर, अपने आप स्नैप करेगा 300 पे। 30 एंटर, राइट गया 30 एंटर, यहाँ पे गया 30 एंटर, फिर इधर 240 300 पे 30 एंटर, 180 पे 30 एंटर, उसके बाद 240 पे 30 एंटर, 120 पे 30 एंटर, फिर लेफ्ट में 30 एंटर, फिर 60 डिग्री पे 30 एंटर और इसको ज्वाइन कर दो। लो जी बन गया। क्लियर है। Yes. नेक्स्ट वाले स्टार में दिया हुआ है कंप्लीट द ड्राइंग यूजिंग पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग का इंक्रीमेंट एंगल इज 80 डिग्री। अब इंक्रीमेंट एंगल 80 डिग्री है तो क्वेश्चन वही बनता है, पहला एंगल होगा 80 का, 80 प्लस 80 160. आगे बताते जाओ, प्लस 80 करके 240. 240 के बाद 360. 320, 320 के बाद 400. 400 का एंगल होता है। नहीं. टोटल एंगल कितने होते हैं
360. 360. 400 माइनस 360 इज इक्वल टू, 40. इसका मतलब 400 का एंगल कितने का होता है? 40 का, क्योंकि वापस रिपीट हो जाएगा ना। 40 प्लस 80 120. 120 प्लस 80 200. 200 प्लस 80 20. 280 प्लस 80। 360. बस अब यहां से दोबारा रिपीट हो जाएंगे ना आपके एंगल। Yes. ठीक है, अब इतने एंगल मुझे चाहिए। अब इतने एंगल पे कैसे बनाएंगे हम इसको? पोलर ट्रैकिंग पे जाओ, राइट क्लिक करो, ट्रैकिंग सेटिंग पे जाओ। अब इंक्रीमेंट एंगल कितने का डालना पड़ेगा? 80. 80 डाल दिया एंड ओके। चलो एल एंटर किया, यहां से स्टार्ट हो जाता हूं नीचे से जो स्ट्रेट है, यहां से मैं गया, डिस्टेंस अब 50 है, एंटर। पहला एंगल 80 का स्नैप करो, 50 एंटर। 80 प्लस 80 कितने का एंगल? 160 का। 50 एंटर। 160 प्लस 80 नेक्स्ट एंगल कितना है? 240। 240. 50 एंटर। 240 प्लस 80 नेक्स्ट एंगल कितने का है? 320. 320। 50 एंटर। 320 प्लस 80 कितना हो गया? 400। 400 का एंगल कितने का है? 40. 40 का एंगल तो स्नैप ही नहीं करेगा ये, क्योंकि 80 के टेबल में 40 तो कहीं पे भी नहीं आता ना। बट 40 के टेबल में तो 80 आता है ना। Yes. तो आप दो चीजें कर सकते हैं, ट्रैकिंग सेटिंग पे जाओ, या तो एडिशनल एंगल ऐड कर दो न्यू क्लिक करके, कि मुझे एक चाहिए 40 का, एक मेरे को चाहिए 120 का, एक मेरे को चाहिए 200 का, एक मेरे को चाहिए 280 का। या फिर एडिशनल एंगल ऐड नहीं करने, 80 की जगह 40 कर दो यहाँ पे, क्योंकि 40 वाले अपने भी स्नैप करेगा 40 के, और 80 के भी स्नैप करेगा। ओके करो, अब एल एंटर करो, यहां से अब आपको 40 दिख रहा है ना एंगल। बस 50 एंटर, 120 दिखेगा, 50 एंटर, 200 दिखेगा, 50 एंटर, और इसको ज्वाइन कर दो, बन गया ना सिंगल लाइन में। Yes. क्लियर?